coming with the lecture series of the entrepreneurship and small business in India. In today's lecture, I have selected the topic is the qualities of entrepreneur and the difference between entrepreneur and intrapreneur. So we start with the first qualities of the entrepreneur. Here one thing I would like to mention that there are the different authors has given the different definitions. They has given the different qualities of the entrepreneurs. So first of some views of the authors. So here the qualities according to the Emerson, business is a game of skill which everybody cannot play. हम लोग तो आगे अभी उद्यमी के गुणों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बातें भी इसमें ऐड करूँगी कि सबसे पहले ये जानना कि जो ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन किया है और इन्हीं को मिलाकर फिर हम लोग एक एट अ ग्लांस सारी क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे. तो पहले हमने जैसे कहा कि बिजनेस इज़ अ गेम ऑफ स्किल विच एवरीबडी कैन नॉट प्ले. अकॉर्डिंग टू एमरसन ने कहा कि जो व्यवसाय है वह एक खेल है, चातुर्यता का खेल है और जिसे हर व्यक्ति नहीं खेल सकता है. तो दैट इज़ द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर. देन द सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. ही सेड दैट पर्सनल एबिलिटी इज़ द प्राइम फैक्टर इन बिजनेस ऑपरेशन. किसी भी बिजनेस में जो प्राइम कैरेक्टर होता है इट इज़ द एबिलिटी, पर्सनल एबिलिटी यानी व्यक्तिगत कुशलता किसी भी व्यवसाय संचालन का सबसे प्रमुख घटक होता है. ये कहा है रूजवेल्ट ने. देन अकॉर्डिंग टू द मैकक्लेलैंड ही सेड दैट द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर. उन्होंने जो कहा वो कहा कि किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी होती है. द फर्स्ट इज़ द क्रिएटिवनेस, सृजनात्मकता उसमें होनी चाहिए. इट मीन्स दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सृजनात्मकता और द क्रिएटिवनेस. क्रिएटिवनेस मीन्स टू डू समथिंग डिफरेंट, टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, क्रिएट समथिंग न्यू. सबसे हटकर कुछ अलग करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया सृजन करना. इट इज़ कॉल्ड द क्रिएटिवनेस. Then the second quality which should be must which is a must for the entrepreneur is risk bearing capacity. उसके पास जोखिम वहन की क्षमता होनी चाहिए. यदि जोखिम वहन की क्षमता है तो वो ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है. हम लोगों ने ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर्स में पढ़ी थी, तो वही जो उसके कैरेक्टर्स हैं वही क्वालिटीज़ में कन्वर्ट हो गए. देन द सी और द थर्ड इज़ द डिज़ायरनेस ऑफ द हाई अचीवमेंट. उच्च उपलब्धि की आकांक्षा. उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ नया पाने की. उसके अंदर ये डिज़ायरनेस होनी चाहिए कि उसको कुछ पाना है, कुछ करना है. सो द थर्ड क्वालिटी मस्ट बी फॉर एन एंटरप्रेन्योर डिज़ायरनेस ऑफ द हाई अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि की इच्छा शक्ति. देन हॉर्नेट एंड एबॉन्ड he said that these qualities should be essential for entrepreneur. ये इन लोगों ने कुछ क्वालिटीज़ बताई जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं यदि हम उसको एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं तो. द फर्स्ट इज़ द साइकोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ रिस्क बेयरिंग एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए और जोखिम वहन की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल एबिलिटी रिस्क को बियर करने की होनी चाहिए. मनोवैज्ञानिक उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो रिस्क को अनसर्टेनिटी की कंडीशन में या अनिश्चितता की स्थिति में वहन कर सके. देन एबिलिटी अबाउट द रिसोर्स कॉम्बिनेशन. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ विच मस्ट बी विद द एंटरप्रेन्योर कि उसके पास संसाधनों को एक करने की क्षमता होनी चाहिए. इट मीन जस्ट लाइक द कोऑर्डिनेशन, द एबिलिटी ऑफ टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाना, एक सहयोग बनाना. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन एनी बिजनेस, एनी एंटरप्राइज कैन नॉट रन फॉर द लॉन्ग रन. लंबे समय तक वो व्यवसाय टिक नहीं सकता है.
देन द थर्ड इज़ द टेक्निकल नॉलेज शुड बी मस्ट। उसके अंदर तकनीकी ज्ञान होना चाहिए बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, यदि वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा है तो सर्विसेज के बारे में उसको उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, उसके अंदर संगठनात्मक यानी संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलने की, और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी प्रशासनिक होनी चाहिए, मीन्स टू गिव द ऑर्डर, to give the order or to direction and control. These are the administrative ability. निर्देशन की, नियंत्रण की, आदेश की जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग प्रशासनिक क्षमता या एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी कहते हैं। Then the desireless to accept changes, हमेशा एक ही चीज़ पर चलते रहने का जो गुण है वो सब में होता है, लेकिन यदि मार्केट में या हमारे इन्वायरमेंट में हमारे बिजनेस को या हमारे कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, जिस पर्टिकुलर मोटिव के लिए हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, हमारा बिजनेस जो चल रहा है, यदि लोग इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें उस चेंज को इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत आसानी से व्यवहार्य ग्राह्यता होनी चाहिए कि यदि कोई चेंज हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम भी उस हिसाब में ढल जाएं। नेक्स्ट जो है वो है इसमें अवेयरनेस टूवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सिर्फ स्टैटिक नेचर का होना, ट्रेडिशनल नेचर का होना, ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करना, ये क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की नहीं होगी। उसको इनिशिएटर होना चाहिए, उसको इनोवेटर होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है या आ रही है उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यानी ही शुड बी अलर्ट अबाउट द changes, he should be alert towards the new opportunities, and he should be always aware about the changes। क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसके लिए उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ डेफिनेशंस या ये कुछ ऑथर्स की बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं, तो इन सारे कैरेक्टर्स को मिला के हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। आगे हम लोग बात करेंगे अदर क्वालिटीज़ की। अभी तक हम लोगों ने ऑथर्स के बिहाफ पे क्वालिटीज़ को देखा, तो नेक्स्ट जो है वो है द क्वालिटीज़ विच मस्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, द रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। एक एंटरप्रेन्योर की यदि हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही होता है द बिजनेस विच इज़ द फुल विद द अनसर्टेनिटी, जो पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा होता है। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब सीधा सा यहाँ पे है कि यदि उद्यमी किसी व्यवसाय में है, इफ़ एन एंटरप्रेन्योर entered in a market or he want to be a successful businessman, तो उसको रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी उसके अंदर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी में किस तरह के रिस्क आते हैं? रिस्क अबाउट द फाइनेंस, रिस्क रिगार्डिंग द मार्केट, रिस्क रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, रिस्क रिगार्डिंग द प्रॉफिट, रिस्क रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट, रिस्क रिगार्डिंग द एक्सटर्नल मैनेजमेंट। तो इन जो इसके रिस्क की हम बात कर रहे हैं वो बाह्य घटक भी हो सकते हैं, आंतरिक घटक भी हो सकते हैं, तकनीकी संबंधी भी हो सकता है, उत्पाद संबंधी भी हो सकता है, बाजार संबंधी भी हो सकता है, और उपभोक्ता संबंधी भी हो सकता है। तो एंड इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। द एंटरप्रेन्योर शुड बी अ गुड एक्सप्लॉइटर। एक्सप्लॉइटर का मतलब यहाँ विदोहन से है, विदोहक से है। तो एक्सप्लॉइटर मीन्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी। तो एक एंटरप्रेन्योर को जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के घटक हैं, इनको एक्सप्लॉइट प्रॉपरली करना चाहिए या ऑप्टिमम मैनर में करना चाहिए, अनुकूलतम तरीके से इसका विदोहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि वो एक्सेस एक्सप्लॉइट करेगा, एक्सेस मतलब जितने संसाधन उपलब्ध हैं, यदि उससे ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट करता है तो उसको लॉस भी हो सकता है। और यदि उसका वो अनुकूलतम मीन्स कि वो प्रॉपर इस बात को ध्यान में रखता है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, तो इनको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए कि कंपनी को प्रॉफिट भी हो या बिजनेस को प्रॉफिट हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आ जाए और प्रॉफिट का मार्जिन भी ज़्यादा हो।
नेक्स्ट जो है वो इसका है हाई डिज़ायरनेस। हाई डिज़ायरनेस का मतलब उच्च उपलब्धि की इच्छा। यदि एंटरप्रेन्योर में हाई डिज़ायरनेस टेंडेंसी है, यदि उच्च उपलब्धि की प्रवृत्ति है, तो वो मार्केट के सारे जो अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं उनको बियर करते हुए, उनको फेस करते हुए सक्सेसफुल हो सकता है। तो यदि हाई डिज़ायरनेस को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हमें किसी भी काम को करने की लालसा है, यदि कुछ पाने की इच्छा शक्ति है, तो हम उस अपनी इच्छा शक्ति, उस अपनी डिज़ायरनेस, उस विल पावर के ग्राउंड पे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं एनीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ संभव है, बट वी हैव टू सम डिज़ायरनेस, वी हैव टू फिल विद द विल पावर। यदि हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी तरह के कार्य को कर सकते हैं। तो ये भी क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की होती है या होनी चाहिए। देन द डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक का मतलब होता है कि मल्टी डायमेंशनल नेचर। सो एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द मल्टी डायमेंशनल नेचर। उसको उसका जो स्वभाव होना चाहिए वो विविधिपूर्ण होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए। बहुआयामी का मतलब कि वो मार्केट के बारे में भी वो एनालिसिस कर सके, वो प्रोजेक्ट को भी बना सके, वो प्रॉफिट का भी डिटर्मिनेशन कर सके, वो प्राइस डिटर्मिनेशन भी करता हो, वो मार्केट सर्वे भी करता हो। मतलब उसको डायनेमिक होना चाहिए। यदि वो डायनेमिक नेचर का है तो वो मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को अच्छे से डील कर पाएगा। द नेक्स्ट इज़ द एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य। तो एडॉप्टेबल नेचर होना मस्ट होता है कि मार्केट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं या इन्वायरमेंट में जितने भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसको ईजिली एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चेंजेस को अपने बिजनेस में एडॉप्ट किस तरह से किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको व्यवसाय के पक्ष के लिए या फेवरेबल बनाने के लिए उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट होगा उसको भी इस तरह से वो करेगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो बिजनेस को मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि वो एडॉप्टेबल नहीं है और वो ट्रेडिशनल नेचर पर चलेगा या ट्रेडिशनल सिस्टम से ही सारी चीज़ों को फॉलो करेगा तो वो ज़्यादा समय तक मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकता है। तो मार्केट में लॉन्ग रन तक बने रहने के लिए एडॉप्टेबल नेचर का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है इनोवेटर। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर होने के लिए इनोवेशन, क्रिएशन, ये दो क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। कि यदि इनोवेशन की क्वालिटी नहीं है तो वो वही बात आती है कि कुछ भी नया नहीं कर पाएगा। जिस ट्रेडिशनल सिस्टम से प्रोडक्शन कर रहा हो या जिस ट्रेडिशनल सिस्टम से वो आज तक बिजनेस को चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था, यदि उसी तरह से वो काम करेगा तो मार्केट में ज़्यादा समय तक के लिए स्टैंड नहीं हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन एरा की जहाँ तक बात है, कंपटीशन एरा में कॉम्पिटिटिव होना, प्रतिस्पर्धी होना ज़रूरी होता है। और प्रतिस्पर्धा के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ट्रेंड हो, चाहे फैशन का ट्रेंड हो या प्रोडक्ट का ट्रेंड हो, ये डेली चेंज होता है। एक जो प्रोडक्ट एक दिन पहले आता है, नेक्स्ट डे वही जो प्रोडक्ट होता है उसको कोई अदर कंपनी किसी अदर फॉर्म से लाकर इंट्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पर इनोवेटर यदि वो नहीं रहेगा, उसके अंदर क्रिएशन नहीं रहेगा, तो वो मार्केट में अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है हाई अचीवमेंट टेंडेंसी, जिसको हम लोगों ने अभी कहा हाई डिज़ायरनेस, हाई अचीवमेंट। कुछ उच्च उपलब्धि या उच्च आकांक्षा होनी चाहिए। हाई अचीवमेंट की टेंडेंसी होनी चाहिए कि उसका जो टारगेट रहे वो हमेशा ऐसा रहे जो मार्केट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए ऐसा हो जिसको वो आसानी के साथ में अचीव कर सके। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो सेल्समैनशिप का होता है। तो सेल्समैनशिप का मतलब होता है एजेंट संबंधी गुण। तो एजेंट संबंधी जो गुण होते हैं कि सेल्समैनशिप का भी इसके पास कैरेक्टर होना चाहिए। हाउ स्ट्रेशन किया जाए, किस तरह से मार्केटिंग की जाए, किस तरह से पब्लिक को ऑफ़र किया जाए या किस तरह से पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कि कौन से हम लोग सोर्सेज का या कौन से हम लोग मीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में रिकॉग्नाइज हो सके, लोग हमारे उत्पाद को आसानी से स्वीकार कर सकें। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है इसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यदि नहीं होगा तो जोखिम की कंडीशन में जैसे ही अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड आएगा या रिस्क का फैक्टर आएगा या मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योर घबराकर या अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देगा तो मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता है, बाजार में वो ज़्यादा समय तक के लिए टिक नहीं पाएगा और कॉम्पिटिटर उसको मार्केट से हटा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। आत्मविश्वास यदि उसके पास है कि वो सारे रिस्क को बियर कर सकता है, अनसर्टेनिटी को फेस कर सकता है, अनिश्चितता में डिसीज़न ले सकता है, बहुत साउंड डिसीज़न ले सकता है, तो वहाँ पर वो अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकल जाएगा। उस अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड को क्रॉस करके वो अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाता है या हो सकता है। नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायी में हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी बिजनेस से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटरप्रेन्योर, और इसीलिए इसको हम लोग उत्तरदायी का दायित्व का जो गुण होना चाहिए वो इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है साउंड कैरेक्टर, उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए। ही शुड बी हार्ड वर्कर, उसको कठिन परिश्रमी होना चाहिए। ऑप्टिज्म, मतलब आशावादी, आशावादी का मतलब कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशन, मार्केट कंडीशन, इन्वायरमेंट का चेंज होना, या सोसाइटी में प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करना, या हमारे प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन न होना, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उसको आशावादी स्वभाव का होना चाहिए, उसको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। यदि वो ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक का है, आशावादी दृष्टिकोण का है, तो वो इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेगा और उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन सिस्टम को, अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है या अपने व्यवसाय का संचालन करता है। लॉयल एंड द एंटरप्रेन्योरियल फिलॉसफी, लॉयल मतलब निष्ठावान होना चाहिए अपने कार्य के लिए, अपने वर्क के लिए, उसको लॉयल होना बहुत ज़रूरी होता है, ईमानदारी से काम करने वाला होना चाहिए। देन द एंटरप्रेन्योरियल फिलॉसफी हमेशा दूसरों के लिए इंस्पिरेशन का, या जिसको हम लोग कहते हैं रोल मॉडल, इस तरह का बनने वाला एंटरप्रेन्योर होना चाहिए कि दूसरे उसको देखकर कुछ सीख सके, उससे उसका जो वर्किंग सिस्टम है, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है, उसकी जो सक्सेस है, उसको देखते हुए लोग उससे कुछ सीख सकें। तो एंटरप्रेन्योरियल फिलॉसफी भी एक गुड क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। देन द प्रोफेशनल टेंडेंसी, वो जिस काम को भी करे उसमें प्रोफेशनलिज्म का होना या पेशेवरवादिता का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल टेंडेंसी होने से वो जिस कार्य को भी करेगा, जिस पर्टिकुलर फंक्शन को वो करना चाहेगा, उसमें वो ये ध्यान देगा कि उसके सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कैसे हैं, जैसे मार्केट को देखेगा, फाइनेंस को देखेगा, प्रोडक्ट प्लानिंग करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, कहाँ से किस तरह से रिसोर्सेज को या सोर्सेज को कलेक्ट किया जा सकता है। तो उसको ओवरऑल हर मैटर में प्रोफेशनल होना ज़रूरी होता है। और सबसे लास्ट जो क्वालिटी है वो है लीडरशिप क्वालिटी। इट इज़ मस्ट फॉर द एन एंटरप्रेन्योर। उसमें लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, मैनेजमेंट फंक्शन के लिए, ऑपरेशनल फंक्शन के लिए, संचालन संबंधी कार्य के लिए उसके में लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है। लीडरशिप का मतलब होता है डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, और जहाँ पर वह निर्देशन का काम करता हो, नियंत्रण का काम करता हो, लोगों को लीड कर सकता हो, या बिज़नेस में किस तरह की चीज़ें उन बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद होंगी, इस बात के लिए भी वो लीड करता हो। तो ये जो क्वालिटी है ये एंटरप्रेन्योर में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो डिफरेंसेस हैं उसमें हम लोग यदि डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस इज द डेफिनेशन। दोनों की परिभाषा ही अलग अलग है। एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु बियर द रिस्क, हु स्टार्ट अ वेंचर, हु इन्वेस्ट अ हैंडसम अमाउंट इन बिजनेस। बट एंटरप्रेन्योर में ये चीजें नहीं है। ही डू ओनली द फंक्शंस रिगार्डिंग internal the functions regarding the production और the functions regarding the planning। में वही है जो कहीं ना कहीं पे नियोजन से संबंधित काम करेगा, या व्यवसाय के अंदर किस तरह से उत्पादन हो, वो उत्पादन कितना अधिक हो सकता है उससे संबंधित वो योजनाओं को बना सकता है। द सेकेंड इज द इंडिपेंडेंस।
स्वतंत्रता। एन एंटरप्रेन्योर इज इंडिपेंडेंट और द फ्री इन हिज ऑपरेशन एंड डिसीजन। एक उद्यमी होता है वो निर्णय लेने के लिए और संचालन के लिए स्वतंत्र होता है। Whereas entrepreneur is dependent on the owner of a big organization or is system of authority। जबकि जो आंतरिक उद्यमी होगा ये पूरी तरह से निर्भर होता है उद्यमी के ऊपर, जो व्यवसाय का मालिक है उसके ऊपर होता है। तीसरा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एन एंटरप्रेन्योर मेक्स पर्सनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द वेंचर whereas an entrepreneur use the financial and other resources of the big organization। एक इन्वेस्ट करता है और दूसरा उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बिजनेस के प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए इसको प्लान करता है। व्यवसाय के लाभ के लिए उस विनियोग का उपयोग कितना अच्छे तरीके से किया जा सकता है, कितना कॉन्क्रीट वे में किया जा सकता है, कितना साउंड मैनर में किया जा सकता है, ये काम करना ये आंतरिक उद्यमी का काम होता है। नेक्स्ट जो है वो है जोखिम, रिस्क में क्या लेंगे? एन एंटरप्रेन्योर एज्यूम्स ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क सच एज फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर। एक एंटरप्रेन्योर इन सारी बातों पर ध्यान में रखता है। रिस्क के साथ साथ में रिस्क में जैसे फाइनेंशियल रिस्क लेता है, देन सोशल रिस्क लेता है, मार्केट रिस्क लेता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो आंतरिक उद्यमी होगा, ही इज अ सैलरीड पर्सन। ये एक वैतनिक काम करने वाला व्यक्ति होता है। who innovates new thing in an existing big enterprise which may something result in establishment of a new units। ये जो वेतन होता है ये किसके बदले में होता है कि वो बिजनेस में पर्टिकुलर यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने में कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसका क्या फंक्शन है, उस प्रोसेस से वो कितना प्रॉफिट एंटरप्राइज को या बिजनेस को देता है, उसके हिसाब से उसको बोनस, इंसेंटिव्स या फिर सैलरी मिलती है। देन द नेचर ऑफ द वेंचर। यूजुअली एन एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिशेस अ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज whereas an entrepreneur is a salaried person। इट इज वेरी क्लियर कि जो एंटरप्रेन्योर होगा वो सैलरीड बेस्ड है, वो वेतन पे कार्य करता है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी भी व्यवसाय को स्थापित करने वाला होता है। The sixth is the reward, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या हुआ? An entrepreneur gets the reward generated from creating new things, while an entrepreneur may get some salary increases or prize or the promotion। मैंने कहा कि जो रिवॉर्ड होगा, जो परिणाम होगा, वो किस रूप में होगा? एंटरप्रेन्योर के लिए तो कुछ के लिए प्रॉफिट होता है, या नई यूनिट्स एस्टैब्लिश होती हैं, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, कुछ भी इस तरह से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, आंतरिक उद्यमी होता है, उसे या तो वेतन मिलेगा या उसके कार्य का जो परिणाम होगा वो उसको कहीं ना कहीं पर इंसेंटिव के फॉर्म में मिलेगा, बोनस के फॉर्म में मिलेगा, या कुछ अलाउंसेस के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से इन दोनों के नाम से ऐसा लगता है कि दोनों एक हैं, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, दोनों की जो मीनिंग है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो अलग अलग है। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.